गुडविल कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है सुपर प्रॉफिट मेथड, एक है कैपिटलाइजेशन मेथड। तीन मेथड्स हैं, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक सुपर प्रॉफिट मेथड, एक कैपिटलाइजेशन मेथड। एक एक करके बात करेंगे। पहला, एवरेज प्रॉफिट मेथड। What is goodwill? Goodwill is the advantage which a firm gets over its competitors because of its reputation in the market. ठीक है जी, हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? Goodwill is the compensation given by the gaining partner to the sacrificing partner. So there are various situations where a partner is sacrificing his or her share in favor of other partners. तो वो कितना sacrifice कर रहा है उसके बेसिस पे उसको compensation मिलनी चाहिए, तो उस पर्पस के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। What is the need for valuation of goodwill? Change in profit sharing ratio, admission, retirement, death, dissolution, amalgamation, sale of business as a going concern. Okay. मेथड्स, तो हम पहले मेथड की बात करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ध्यान से देखेंगे, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल का फॉर्मूला होता है, खत्म हो गया होगा कुछ बच्चों के स्कूल में तो गुडविल। ठीक है बेटा, तो चलो एक छोटा सा सवाल ध्यान से देखेंगे। गुडविल is equal to, as per average profit method, goodwill is equal to average profits into number of years purchased, average profits into number of years purchased। तो वो भी हम देखेंगे कि average profits को एक्चुअली क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं एवरेज मेंटेनेबल, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। क्या होते हैं एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, उस पर मैं अभी आऊंगा। ये नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या होते हैं ये हमें बताएगा राघव। नंबर ऑफ इयर्स परचेज का मीनिंग, आवाज दब सी गई थोड़ी सी, वी लाउड एंड क्लियर। कितने सालों के लिए गुडविल परचेज करी? ओके, आपने भी खत्म कर लिया होगा ये सब। तो बताओ बेटा कि क्या होता है नंबर ऑफ इयर्स परचेज का मतलब। मतलब ओके, कितने सालों का कॉन्ट्रैक्ट है गुडविल कर परचेज करने का? हो सकता है फर्म को स्टार्ट हुए हुए कितने साल हो गए। ओके, और कोई ट्राई करना चाहेगा नंबर ऑफ इयर्स परचेज? हाँ बोल रही है, ना बोल रही है? अच्छा, आप ट्राई करना चाहेंगे तो मैं क्यों ट्राई करूं? हुआ नहीं अभी तक गुडविल स्कूल में? ओके, जिनके हो गया है उनको भी नहीं पता है, लेकिन पहला स्टेप भी यही होना चाहिए कि अरे भाई फॉर्मूला, पहला तो फॉर्मूला ही होगा ना, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू। सर ये तो गिवन होता है, ये क्वेश्चन में गिवन होता है, ये हमें कैलकुलेट नहीं करना होता। यस यू आर राइट, बट व्हाट इज नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड? Number of years purchased is the number of years for which you will be able to generate or maintain the same amount of profits even after change in ownership। आप एक बिजनेस टेक ओवर तो कर रहे हो, जैसे कि मैंने बताया था कि आप मेरा बिजनेस अगर टेक ओवर करना भी चाहें तो क्या जरूरी है कि जो मैं बिजनेस के प्रॉफिट्स जनरेट कर रहा हूं आप उनको मेंटेन कर पाएंगे? जरूरी नहीं है सर, ये तो पर्सन बेस्ड बिजनेस है, मतलब टीचर ओरिएंटेड है आपका। तो अगर हमने बेटर पढ़ाया तो शायद हो सकता है, बट जरूरी नहीं है। लेकिन एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड, यही अगर मैं रिमोट बेच रहा होता तो मैं बेचूं या आप बेचो उससे फर्क पड़ता है? लोग तो रिमोट के लिए आ रहे हैं। तो जो मेरा क्लाइंट बेस है, अगर मैं आपको अपना क्लाइंट बेस दे दूं तो आपको रेडी बिजनेस मिल गया। तो बिजनेस पे डिपेंड करता है, बिजनेस पे डिपेंड करता है कि उसको टेक ओवर करने के बाद आप कितने सालों तक सेम प्रॉफिट मेंटेन कर पाएंगे इवन आफ्टर चेंज इन मैनेजमेंट, चेंज इन ओनरशिप। समझ आए? थोड़ा टेक्निकल टर्म है, डीप टर्म है, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है। उसी पे ही तो बेस करोगे आप। एक बिजनेस एक्वायर कर रहे हो, ऐसी थोड़ी ना आंख बंद करके बिजनेस एक्वायर कर लोगे। आप देखोगे कि आपको कितने सालों का बेनिफिट मिलेगा ये बिजनेस टेक ओवर करने से। कि आपके एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट है सर, ऑन एन एवरेज ना ये बिजनेस साल के 5 लाख कमाता है। कितने सालों तक कमा पाओगे? कितने सालों तक कमा पाओगे
इवन आफ्टर चेंज इन ओनरशिप, उसे कहते हैं नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। आप ये नहीं कि कितने सालों के लिए गुडविल खरीदी है, नो। ये भी नहीं कि बिजनेस कितने सालों से चल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ी सिंपल सा मीनिंग है, कितने सालों तक आप जो प्रॉफिट्स कमा रहे हो वो कमा पाओगे इवन आफ्टर चेंज इन ओनरशिप। अगर उसकी वैल्यू बनती है तब गुडविल है। अगर आफ्टर चेंज इन ओनरशिप बिजनेस रेवेन्यू जनरेट ही नहीं करके देगा तो फिर क्या ऐसे बिजनेस को टेक ओवर करने का फायदा है? नहीं। तो ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म है बहुत ज्यादा। फॉर्मूला तो 1 सेकंड का होता है, बट लॉजिक भी तो समझ आए कि हो क्या रहा है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल एवरेज की। तो अंडर दिस मेथड नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इयर्स आर डिटर्मिन्ड। नंबर नॉर्मल प्रॉफिट्स की आपने 3 साल की एवरेज निकालनी है, 4 साल की निकालनी है, वो क्वेश्चन बताएगा हमें। द एवरेज प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड to determine the value of goodwill. So value of goodwill is average normal profit into number of years purchased. Average maintainable profit, average normal profit into number of years purchased. ये number of years purchased क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। It is the number of years for which the firm is likely to earn similar profits even after change in ownership because of their past efforts, because of the reputation they have generated in the market, because of their clientele. But it is the number of years for which these the average profits will be maintained even after change in ownership. तो मजेदार पॉइंट है, ये एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? क्या ये एक्चुअल प्रॉफिट्स होते हैं या इसमें हमें कुछ करना पड़ता है? ध्यान से देखेंगे, ये जो एवरेज प्रॉफिट है इसी को एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स भी बोलते हैं, इसी को एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। ये नॉर्मल प्रॉफिट अलग है, आगे जाके हम एक और नॉर्मल प्रॉफिट सुनेंगे, तो इसलिए इसको बेटर टर्म हो गया एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट ऑल्सो नोन एज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, कि जो आप ऑन एन एवरेज हर साल कमा रहे हो और आगे भी कमा पाओगे, इज डिटरमिन्ड बाय फ्यू एडजस्टमेंट्स। जैसे कि आपका नेट प्रॉफिट है, आपका नेट प्रॉफिट है, अगर उस साल आग लग गई थी, आपका अब नॉर्मल लॉस था, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, क्या वो कोई रिकरिंग एक्सपेंस है? नहीं। तो ध्यान से देखना, क्या कहते हैं वो, कि एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है। ध्यान से देखना क्या निकालना है, एवरेज एवरेज तो बात की बात है, मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकालने हैं अगर, एवरेज तो क्या होगी, 5 साल का है तो 5 साल का टोटल डिवाइडेड बाय 5, 3 साल का है तो 3 साल का टोटल डिवाइडेड बाय 3। बट हर साल का कौन सा प्रॉफिट चाहिए, नेट प्रॉफिट? नहीं, मेंटेनेबल प्रॉफिट चाहिए। तो ये मेंटेनेबल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, एक्चुअल नेट प्रॉफिट। एक्चुअल नेट प्रॉफिट, एक्चुअल नेट प्रॉफिट में क्या करें, कह रहा है एड बैक कर दो। क्या एड बैक कर दो? अब नॉर्मल लॉसेस, एड बैक कर दो अब नॉर्मल लॉसेस। कह रहा है मतलब, कह रहा है अगर आपने कुछ ऐसे नॉन ऑपरेटिंग, मतलब अब नॉर्मल लॉसेस जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, वो कोई रूटीन बिजनेस एक्सपेंस थोड़ी ना है, वो कोई रूटीन बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। तो अगर उस साल ऐसा कोई एक्सपेंस हुआ कि फॉर एग्जांपल उस साल के प्रॉफिट थे 80,000, सुनने पे ध्यान देंगे, उस साल के प्रॉफिट थे 80,000 आफ्टर इनकरिंग एंड लॉस ऑफ 20,000 ड्यू टू फायर। 80,000 के प्रॉफिट्स थे आफ्टर इनकरिंग दैट लॉस, तो एक्चुअल प्रॉफिट्स कितने रहे होंगे, 80,000 से कम या 80,000 से ज्यादा? ज्यादा। तो 20,000 का लॉस एडजस्ट करने के बाद अगर 80,000 है, तो वो लॉस अगर ना हुआ होता तो आपने तो 1 लाख कमाए थे, एड बैक कर देंगे। क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। अब नॉर्मल रूटीन बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं, नॉन रूटीन नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ऐसे ही माइनस कर देंगे अब नॉर्मल गेन्स और
इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी, अब नॉर्मल गेन्स भी और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी, मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपने फिक्स्ड एसेट बेच के प्रॉफिट कमाया 25,000, तो उस साल के प्रॉफिट थे 75,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आप किसी बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हो तो बिजनेस की इनकम ही तो जानना चाहोगे। तो अगर आपके प्रॉफिट में ऐसा कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है तो क्या वो बिजनेस की करेक्ट इनकम रिपोर्ट कर रहे हैं? नहीं। तो कह रहे ये सब माइनस करो तभी पता चलेगा कि बिजनेस की इनकम कितनी है। तो ऐसी रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कोई भी ऐसी इनकम है जो बिजनेस इनकम नहीं है उसको माइनस करो। बाकी एरर्स एंड ओमिशंस तो कुछ भी हो सकते हैं, तो वो तो एरर पे डिपेंड करेगा कि एरर की वजह से अगर आपके प्रॉफिट्स इन्फ्लेटेड हैं तो माइनस कर दो, और अगर अंडरस्टेटेड है तो ऐड बैक कर दो। मतलब कोई इनकम है दिखाना भूल गए, बिजनेस इनकम थी दिखाना भूल गए, तो जो आप प्रॉफिट्स हैं वो अंडरस्टेटेड है ना, तो इतने प्रॉफिट्स ऐड बैक कर दो। मैं कह रहा हूँ जो एरर है उसकी वजह से ऐड बैक होगा या डिडक्ट होगा वो तो एरर पे डिपेंड करेगा ना, तो उसमें मैं क्या लिखूं प्लस माइनस क्या। बट मैं कह रहा हूँ एरर्स भी हो सकते हैं, तो वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्लियर? तो सबसे मजेदार बात ही क्या होगी, मेंटेनेबल प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे। तो कह रहे क्या करो, कह रहे अपना नॉन बिजनेस प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट होगी, जैसे बताया ना नॉन ऑपरेटिंग। अब नॉर्मल गेन्स की एडजस्टमेंट होगी। एरर हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर बीइंग अकाउंटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बीइंग अकाउंटेड एज अ कैपिटल, एरर हो गया कोई, तो उसको एडजस्ट करना होगा। कोई रेवेन्यू एक्सपेंस दिखाना भूल गए, सैलरीज पे करी थी दिखाना भूल गए, रेंट पे किया था दिखाना भूल गए, एरर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल सा है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। बट ये जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं ये एक्चुअल प्रॉफिट्स नहीं लेते, उनमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं। अगर तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वही प्रॉफिट ले लेंगे, बट अगर कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जिनकी वजह से आपके जो मेंटेनेबल प्रॉफिट्स हैं वो डिफरेंट आएंगे, तो हमें तो मेंटेनेबल प्रॉफिट्स चाहिए कि नॉर्मली इस बिजनेस से एनुअली कितनी इनकम जनरेट होती है ये जानना चाहते हैं हम, तब बिजनेस एक्वायर करेंगे। तो एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, एक ही बात है। कोई डाउट? चलो।